जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों हमारी सीरीज़ चल रही थी, मैं आपको बता दूं पहले कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2021 पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों हमने आपको बताया था ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और दोस्तों साथ में नेशनल इंटीग्रेशन और दोस्तों अवेयरनेस, ठीक है, उसके बारे में तमाम से चर्चा करी और इससे रिलेवेंट कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें दोस्तों हमने फुल फॉर्म भी बताई थी कुछ एनआईसी कैंप में और एसएनआईसी में, ठीक है ना। तो जाके पहले वो देखिए, आप आराम से समझ में आएगा। तो बिल्कुल सिक्वेंस वाइज हम फॉलो दोस्तों जो हमारा पैटर्न है इस पेपर को कराने का, आपको वो कराएंगे बिल्कुल ईजिली से, ठीक है। और हमने बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2021 का भी अपलोड कर रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। सी वाले भी दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 2-3 अगर आप पैटर्न यानी क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न है, चाहे बी का हो चाहे सी का, आप तैयारी से देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम दोस्तों फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। और बाकी हमारी तमाम एनसीसी ट्रिक बनी है, तो आप देख लीजिए। तो इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे आज को, जैसे हमारी आपको स्लाइड दिख गई है, तो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, है ना, व्यक्तिगत विकास एंड नेतृत्व, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं धीरे धीरे, आपको एक एक वर्ड बताएंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। पार्ट नंबर दोस्तों 2 है, इसमें आज हम आपको बताएंगे सही से। तो इसमें दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर नंबर हम 14 की बात करेंगे अभी आपको सामने, एक एक आराम से दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें दोस्तों बोला है कि हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी दोस्तों जो व्यक्तिगत विकास में एनसीसी का क्या योगदान है। यानी किसी का हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, जैसे मैं हूँ और मेरे सामने कोई बंदा है, अगर मैं उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी इसका जो व्यक्तिगत विकास है, यानी इसमें कुछ करने की क्षमता है, उसमें कुछ देश को मतलब आगे बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन उसको दुनिया नहीं जानती, लेकिन ऐसे में दोस्तों मैं एनसीसी कैडेट हूँ तो अपनी भूमिका निभाऊंगा, हाँ यार तू कर सकता है अच्छे से। तो ऐसे में एनसीसी योगदान कैसे एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं अपना योगदान, तो वो लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला है, उसमें हम क्या कर, उस जो वाला व्यक्ति है उसको हम कैसे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देंगे। भाई तू कर सकता है यार, तेरे में मोटिवेशन है, तेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तू अच्छा इंक्रेज है ना, तू अनदर करो उससे मतलब अच्छे से उसको डेवलपमेंट कर सकता है उस चीज़ का। तो पहला है दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। क्या दोस्तों? सेल्फ अवेयरनेस यानी दोस्तों आत्म जागरूकता, इसका मतलब दोस्तों उस बंदे को बताएंगे, भाई तेरे उसको जागरूक करेंगे, उसको खुद के बारे में, भाई अपने आप को जान, तेरे में इतना टैलेंट है, तो भी कुछ कर सकता है। तो ये कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एनसीसी की कैडेट की तरफ से। दूसरा है दोस्तों एक एम्पैथी यानी सहानुभूति का मतलब दोस्तों हम किसी को मतलब एक सही मोटिवेशन दे, सहानुभूति यानी दे भाई तू कर सकता है, हम तेरे साथ है, कोई डरने वाली बात नहीं, कुछ भी हो तो हम तेरे साथ है, खड़े हुए हैं, ऐसे, ठीक है। तीसरा है इसमें दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग यानी जिसे दोस्तों रचनात्मक यानी गहन सोच या रचनात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। गहन सोच यानी दोस्तों गहन, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, गहन मतलब क्रिटिकल गहन सोच। कई बार ऐसे बंदे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि कई ऐसे मतलब जो अभी मतलब कई ट्रेन पे भी एक जो बुढ़िया है मतलब जो थी, वो एकदम जो रिमेश है, उन्होंने मतलब उनको एकदम टैलेंट लाए थे, उसको ट्रेंड पे लाए थे, है ना। तो बंदे में होती है, उन चीज़ों में ज्ञान होता है, लेकिन उसे एक अवेयर या कुछ जागरूक नहीं होती है एनवायरनमेंट या दोस्तों हमारी सोसाइटी। तो ऐसे में दोस्तों जो एनसीसी कैडेट्स को जागरूक कर सकती है कि हाँ बंदा टैलेंट है, उसे मतलब एक प्लेटफॉर्म देना होता है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म की चीज़ है, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग होती है, कुछ भी करने की, चाहे डांस हो, चाहे सॉन्ग हो, कुछ एजुकेशन हो, उन चीज़ों को लेके। फोर्थ है दोस्तों इसमें अगला, है ना, अगला है दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग यानी दोस्तों रचनात्मक सोच। अगला है दोस्तों, बात करूँ तो 5वां है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी दोस्तों समस्या को सुलझाने में कुशल,
है ना। क्रिएटिव थिंकर का मतलब दोस्तों मतलब क्रिएटिव, उसमें कुछ नए नए चीज़ करने की उसकी आदत है उस बंदे को, लेकिन हम उसमें अवेयर करेंगे। यही तो बोला है दोस्तों, व्यक्तिगत विकास में एनसीसी का क्या योगदान आता है एक बंदे के पर्सनली डेवलपमेंट में। तो इन चीज़ों को बताएंगे यार, तो अच्छी चीज़ें बनाता है यार, तो अपना वो है ना कंपटीशन दे कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज़ें है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या को सुलझाने में कुछ लिया कि तू कर सकता है यार, ये ट्राई तो कर तो ले यार, ऐसे मतलब उसमें एक मोटिवेट जागरूक करेंगे। तो ये एनसीसी का एक वो रहता है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। क्या दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, ये ध्यान रखना, यानी दोस्तों निर्णय लेना। ये अच्छे से आप डिफाइन कर भी लोगे, ठीक है। ये पॉइंट लिखना है दोस्तों, इन पर मैं ट्रिक बना दूंगा तो आप उनके बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। सातवां है दोस्तों इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या दोस्तों, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी लंबा चैप्टर होता है यार पर्सनल डेवलपमेंट, यानी जो ये है 200 में तो ये हमारा 65 के होता है और सी में अराउंड 70 का होता है, ये ध्यान रखना। सी में तो 70 का ही है और सी बी में 65 का होता है, तो इतना लंबा होता है, ध्यान रखना दोस्तों। पॉइंट भी ऐसे लिखने होते हैं इसमें। तो यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध, ठीक है। अगला है दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार, प्रभावी संचार, ठीक है। नौवां है दोस्तों कोपिंग विद इमोशंस। कोपिंग विद इमोशंस यानी दोस्तों भावनाओं में ना बहना, यानी भाई तू कर सकता है, इतना भावनाओं मतलब सोचे मत, अब तू कर ले यार, उस चीज़ को डिसीजन ले ले, अब तूने ठान लिया तो तू कर ले इन चीज़ों को। तो भावनाओं में ना बहना, भावनाओं में ना बहना। 10वां है दोस्तों कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग विद स्ट्रेस यानी दोस्तों तनाव का सामना करना, तनाव का सामना करना। तो ये एक जो किसी बंदे में अगर मोटिवेट करेंगे तो एनसीसी कैडेट या कोई भी एक अदर व्यक्ति है, तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी की भी मतलब व्यक्तिगत विकास में दोस्तों ये पॉइंट काम में आते हैं जो हम किसी भी बंदे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ को आप ऐसे समझिए, बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल इनको उतार लीजिए और अपने जीवन से रिलेटेड जो ऑन ग्राउंड हम सोचते हैं, जो देखते हैं, उन चीज़ों को आप लिखिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही है दोस्तों, जो क्वेश्चन था हमारा, हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी जो व्यक्तिगत विकास में एनसीसी का क्या योगदान है ना। योगदान का मतलब हम दूसरे का तो योगदान कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ में, तो योगदान तो वही होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आपने लिख लिया होगा तो मिटो देता हूँ मैं, ओके। तो चीज़ों को दोस्तों रिलेवेंट करिए, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आंसर नंबर बात करेंगे 12 की, ठीक है। आंसर नंबर 12 है दोस्तों हाउ, यहाँ मैं सॉरी आंसर नंबर दोस्तों 15 है हमारा, सॉरी आंसर नंबर 15। तो इसमें है दोस्तों राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 50 वर्ड्स विद एंड राइट एनी 4 ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज़ एग्जिहिबिट बाय दैम। यानी दोस्तों जो यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं स्वामी विवेकानंद और दोस्तों किरण बेदी और एम एस धोनी, इनके तो थोड़ा इनके जीवन के बारे में लिखना है, साथ ही साथ इनके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इनमें कौन कौन सी लीडरशिप जो आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, इनमें कैसे है, इनक्रेज है या इसमें लॉयल्टी है या दोस्तों एनकरेज है ना, जो हम कह सकते हैं टैटफुल है। तो इनमें आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखती है तो इनके बारे में लिखना, और इनके साथ साथ 3-4 हमें दोस्तों वो लिखनी है जिनकी क्वालिटीज़ है लीडरशिप की। तो पहला तो दोस्तों इसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं और दोस्तों किरण बेदी और एम एस धोनी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ, ओके, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने जैसे लिख दिया है इसलिए ताकि आपका जो टाइम भी बच जाए और मेरा भी बच जाए और आपको मैं कम समय में मतलब ज़्यादा अच्छे से कंटेंट दे सकूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं यही बोला था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 50 वर्ड्स एंड राइट एनी 4 ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी एग्जिहिबिटेड बाय दैम। यानी इनकी जो एक तो 50 शब्दों में इनके बारे में लिखना है कि इनके स्वामी विवेकानंद, किरण बेदी और एम एस धोनी के बारे में। साथ ही इनमें जो लीडर्स क्वालिटी आपको दिखती है या इनमें है, जब तो एक लीडर अच्छे बने हैं, तो ऐसे में इनकी क्वालिटीज़ लिखनी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के पहले बारे में लिख दिया है, ठीक है ना, और मैं इनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ पहले। तो देखिए आपको पता होगा जो स्वामी विवेकानंद है एक यूथ आइडियोलॉजी है,
यानी यूथ के एक अच्छे जो यूथ है, आज के यूथ है, उनके विचारों से आज सहमत भी है और हम भी हैं काफ़ी, ठीक है ना। इनके द्वारा जो एक अपने देश को, समाज को आगे बढ़ाने के जो भी इनके जो प्रोविजंस है, प्रावधान काफ़ी इन्होंने अच्छे दिए हैं। और आप जिनका जब बायोडाटा पढ़ोगे ना तो कब, अभी तो हमें नहीं बात करनी है, खाली जो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के अंत में हमारी पूरी दुनिया हिंदू धर्म के महान ऋषि, यानी कौन, स्वामी विवेकानंद, और प्रचारक, कौन, स्वामी विवेकानंद। प्रचारक का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे, है ना, और बाकी अदर रिलीजियस क्यों भी शामिल थे, मतलब हर चीज़ को एक दायित्व देते थे। हाँ, तो प्रचारक का मतलब होता है कोई भी एक धर्म गुरु हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, है ना, ईसाई हो, जैन हो, तो क्या होता है, कोई भी इनके जो गुरु हैं उनको जो उस धर्म को जो कोई भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति जो फैला रहा है कि हाँ इस धर्म को अच्छा है ये, तो उससे क्या कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, ये ध्यान रखना बस, है ना। तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के अंत में हमारी पूरी दुनिया हिंदू धर्म के महान ऋषि और प्रचारक थे। कौन, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने प्रचार के जरिए, यानी जब उन्हें फैलाया इस धर्म को, प्रचार के जरिए अपने गुरु का संदेश फैलाया। उनके गुरु कौन थे, जब आपको पता होगा, हर वो त्याग गए थे और एक मंदिर में गए थे, तो मंदिर में एक झाड़ू लगा रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम था रामकृष्ण, है ना। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, यानी उनके जो विचार थे रामकृष्ण के, उनको काफ़ी अच्छे लगे, प्रभावित किए। जैसे गौतम बुद्ध, आपको पता होगा कि जब वो बोध गया से दोस्तों अपने जो वस्त्र धारण करके दोस्तों वहाँ गए थे बोध गया में, वो मगध में। तो मगध में दोस्तों उनको अलार कलाम से मिले थे, तो उनके पहले गुरु थे, लेकिन सिद्धार्थ के पहले गुरु नहीं थे। उसके बाद दोस्तों बाद में आए थे रामानाम में। तो ऐसे दोस्तों इनके जो गुरु थे दोस्तों रामकृष्ण थे, है ना। तो अपने गुरु का इन्होंने संदेश फैलाया। उन्होंने युवाओं को मानव जाति विकास के लिए, समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरु के लिए हम कैसे समाज को बढ़ा सकते हैं, बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों का एक सही से हम प्लेटफॉर्म दे सके उस समय। तो ऐसे में यूथ को उन्होंने प्रेरित किया था मानव जाति सभ्यता के लिए, ठीक है ना। और उन्होंने दोस्तों एक रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी जो इनके गुरु से रिलेटेड है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। हम बनाएंगे तो इसको भी थोड़ा थोड़ा अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। वैसे तो नॉर्मल है, अब विवेकानंद तो आपसे ज़रूरी है, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ सकता है ना। इस्लाम यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पूछ सकता है, महावीर स्वामी के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे कहना एक वो होगा, ठीक है। तो इनकी जो क्वालिटीज़ है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ में तो ज्ञान था दोस्तों, नॉलेज की, आपको पता होगा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, यानी हर किसी को जानने की चीज़। मान लीजिए आपको पता है कि भारत में जो है ना, वो जो फ्लैग है उसमें 4 रंग है, लेकिन आपको हर और एक 2 बंदे हैं, एक से बोला क्वेश्चन, एक जो उसके टीचर है वो बता रहे थे कि जो भारत में है ना, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें 4 रंग हैं। 4 रंग का दोस्तों आपको पता होगा, है ना, संतरी, एक वाइट और ऑरेंज और बीच में चक्र है वो। तो एक बंदा तो शांत हो गया, ठीक है 4 है। तो भैया वो दूसरा वाला बंदा बोलता है सर इनके चारों का मतलब बताइए मेरे को, जो 4 रंग है क्यों लिए गए, 4 ही रंग क्यों लिए गए। तो यानी उस बंदे में जिज्ञासा है जानने की, यानी क्यूरियोसिटी है। तो ऐसे में इनको जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी। पहल का मतलब हर कोई काम करने में दोस्तों पहले आना, इनिशिएटिव। अगला है दोस्तों सहानुभूति, एम्पैथी, मैंने आपको बताया, और उत्साहित यानी एंकरेज। तो ये इनके बारे में था जो आपने लिख दिया बस, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों था किरण बेदी, तो मैं उनके बारे में नहीं लिख रहा। और तीसरा था दोस्तों MS धोनी, उनके बारे में लिख रहा। आप किरण जो बेदी से दोस्तों वर्तमान में भी है, तो आप इनसे ज़्यादा परिचित होंगे, तो उनके बारे में लिखना है दोस्तों थोड़ा। और उनके जो आपको क्वालिटीज़ दिखती है, एक IPS ऑफिसर है सबसे पहली, है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर। तो किरण बेदी आपको पता हो लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर पांडुचेरी की, ध्यान रखना। अब तो वहाँ से खाली हो गया, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और दूसरा MS धोनी के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो तो लिख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा उनके बारे में, क्योंकि ये नहीं आने के इसके बाद कोई और आ जाए इनकी जगह, तो मेरे को ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पे भरोसा भी नहीं है। तो बट मैंने इनके बारे में लिख दिया, आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लिख लेना दोस्तों, वरना मैं पिन कर दूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, वरना कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी विवेकानंद, वो जो किरण बेदी है उनके बारे में, MS धोनी के बारे में आराम से लिख सकते हो। और आप तो जानते भी हो उनके कैसे कूल माइंड है, तो आराम से लिख दोगे, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल, है ना, पेशेंस। तो MS धोनी की जो लीडरशिप में, ठीक है ना। अगला दोस्तों जो आंसर है वो है हमारा 16, आंसर नंबर 16 है दोस्तों। इसमें बोला है डिफाइन डिसिप्लिन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, यानी जो अनुशासन है उसको परिभाषित करना। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ अनुशासन क्या है, मैं हूँ अपने सीनियर हूँ, अपने कॉलेज में भी 3rd ईयर में हूँ अभी NCC में, तो मैं सीनियर हूँ और मेरे जूनियर है। अगर मैं उन्हें कोई एक ऑर्डर दे देता हूँ इन अ पॉजिटिव सेंस में, नॉट अ नेगेटिव सेंस, वो बंदा जान जाएगा कि मैं जैसे पॉजिटिव सेंस में ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ,
कुछ भी काम करने के लिए भाई तेरे को जो फर्स्ट ईयर है उन्हें ड्रिल सिखानी है, या कुछ तेरे को पूरे 1 घंटे ड्रिल सिखानी है, उसके बाद 5 मिनट को ब्रेक देना है। तो उसने जो मेरे ऑर्डर को पूरी तरह माना, बिना कुछ सोचे समझे उस पर काम करने लग गया, और साथ ही साथ उस ऑर्डर के बाद भी उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जो मेरे को बोलने वाले से पहले कर दिए उन्होंने। यानी उस काम को अच्छे से कर रहा है, फ्लो के रूप में कर रहा है, बिना कुछ सुनवाई के, है ना, अच्छे से कर रहा है। तो वो क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, ये ध्यान रखना। बट फिर भी यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश का, क्या दोस्तों, अनुशासन है डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब, अनुशासन का मतलब दिए हुए, ये आता है दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों बी में भी और सी में भी दोस्तों, मैं पीछे सोल्व कराया था उसमें भी था, ठीक है ना, दिए हुए, तो इसलिए दोनों वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, बी का भी सी का। दिए हुए आदेश का इच्छा से तुरंत पालन करना, इच्छा से तुरंत पालन करना, बिना किसी आदेश के भी, बिना किसी आदेश के भी उचित कार्रवाई करना, भी उचित कार्यवाही करना। यानी मैंने आपको वही बता दी, अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश, मैंने कोई आदेश दे दिया उसे वो हंसी खुशी से मतलब पूरा कर लेता है ना, पालन करना, और बिना किसी बिना किसी आदेश के साथ और वो दूसरा काम कर लेता है। पहला काम तो कर लिया उन्हें आदेश के, लेकिन दूसरा काम मेरे ऑर्डर देने से पहले उन्हें कर लिया, तो वो डिसिप्लिन बन रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अब है आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 17 काफ़ी इजीली टॉपिक है वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है दोस्तों, राइट डाउन 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। यानी दोस्तों जो भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार है हमारे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, कि अगर हमारे साथ कोई अगर मैं बोल रहा हूँ उस पर कोई टोक लगा रहा है तो भैया उसको आज़ादी नहीं है। पहली बात तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश है जो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, और इंडिया लार्जेस्ट संविधान है, ठीक है ना। तो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट संविधान इन द वर्ल्ड, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया ही है। हमें पता है डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलता है। वो कितना चलता है वो हम नहीं कह सकते, चलता है डेमोक्रेटिक, अब वो आप समझ सकते हो कैसे, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों ये पूछा गया कि जो राइट डाउन 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, ये जो मौलिक अधिकार है, तो मैंने इस पर दोस्तों ट्रिक बना रखी है, तो मैं यहाँ आपको ट्रिक से ही सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैंने काफ़ी तमाम पर टॉपिक की भी जो हमारी ट्रिक है बना रखी है 19-20, तो काफ़ी जो हमारा पूरा का सिलेबस, अधिकतर सिलेबस मैं बोल सकता हूँ 40% कम से कम सिलेबस, 40-35 के आसपास, तो सिलेबस काफ़ी कंप्लीट करती है हमारी ट्रिक, बिल्कुल ईजिली। एक लाइन में दोस्तों जो हमारे 10-10 क्वेश्चन है ना, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो सोल्व कर देता है, तो आप जाके देखिए ज़रूर। तो इसमें दोस्तों वही ट्रिक मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, आधे समान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ, स्वयं शिक्षक से कराओ। यानी दोस्तों एक दुकान है और एक बच्चा और एक शिक्षक है, तो जो दुकानदार है ना बच्चे को ही बोलता है यार तू ही काम कर सारा, मतलब बड़ा है जो शिक्षक उससे तो कहता नहीं। तो मैंने उस पर ट्रिक बना दी दोस्तों, वो बच्चा कहता है आधे सामान का जो सौदा है ना, यानी उसे अब जो बेचेगा आधे सामान का जो सौदा है ना वो स्वयं शिक्षक से कराओ, यानी शिक्षक भी तो सामान खरीदता है आपसे फ्री में, उसे भी इस काम करवाओ। तो भैया बच्चा बोल देता आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ। तो इसी से दोस्तों हम ट्रिक देख लेते हैं, है ना। तो आधे से दोस्तों आपको साउंड रहेगा क्या, अधिकार। अधिकार कौन से, मौलिक अधिकार। आधे यानी अब से बोलेगा ना अधिकार लिखे, यानी आधे मैंने बताई थी, यानी आधे यानी आदि, है ना, आधे। तो ध्यान रखना, आधे समान, समान का दोस्तों क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। क्या दोस्तों, समान से क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, या राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समान से हो गया समानता का अधिकार पहला। दूसरा है दोस्तों जो शोधा में सो है उसको हमने अलग लिख लिया, शोधा में दोस्तों सो आ गया, तो इससे क्या हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ईजिली मैं दोस्तों बता रहा हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तीसरा है दोस्तों शोध में दोस्तों जो धा है, धा को हमने लिख लिया तो धा से क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी धर्म को मानने के लिए धार्मिक मान सकते हो, इसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ध्यान रखना। फोर्थ है दोस्तों शोधा, शोधा और उसके बाद स्वयं, स्वयं से दोस्तों क्या हो जाएगा, संवैधानिक, क्या दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का आधार, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पांचवा है दोस्तों स्वयं शोधा शिक्षक से, शिक्षक से को हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा से शिक्षा और से दोस्तों शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार, ये राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर अधिकार। छठा है दोस्तों, छः होते हैं, पांच तो हमने लिखवा दी लेकिन छः हमारे जो फंडामेंटल राइट है, शिक्षक से, शिक्षक से दोस्तों हमने और से को और अलग ले लिया हमने, से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कहीं भी जाना बोलना, स्वतंत्रता का अधिकार। और एक और था दोस्तों, आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, वरना मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से कर लिया, आधे समान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ, आधे से दोस्तों आपको याद रहेगा अधिकार, समान का से दोस्तों हो जाएगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, शोषण यानी शोषण के विरोधी अधिकार, यानी राइट टू अगेंस्ट इक्वल, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। धा से दोस्तों क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अगला दोस्तों स्वयं यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड उसमें आते हैं, है ना। उसके बाद शिक्षक यानी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर्स, उसके बाद से दोनों राइट टू फ्रीडम, है ना। एक और होता है तीसरा दोस्तों हमारा जो होता है कानूनी अधिकार, यानी जो हमारा एक सॉरी कानूनी संपत्ति अधिकार, है ना, मनी जो राइट्स होते हैं। लेकिन वो जो हमारा जो मनी राइट्स था, संपत्ति का अधिकार, उसे दोस्तों फंडामेंटल राइट से हटा दिया और हमारे संविधान दोस्तों भाग 12 कै में दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 100 और 300 है, तो उसमें दोस्तों वो जोड़ दिया, 12 भाग 12 कै के अंदर दोस्तों वो जोड़ दिया, वहाँ उसे ख़त्म कर दिया ना, उसे हटा ही दिया मौलिक अधिकार। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है कि जो हमारे एक संपत्ति का अधिकार था उसे हटा के जो भाग 12 कौन से भाग में दोस्तों वहाँ इंक्लूड कर दिया। तो ध्यान रखना, आपने लिख लिया होगा तो ट्रिक देख लीजिए, और भी तमाम ट्रिक बनी हुई है, ठीक है, यहाँ मिटो देता हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों से दोस्तों ऐसे लिंक करके पढ़ना तो कभी मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी, इतना मैं दावे के साथ ये कह देता हूँ। एक बार रुकिए, ओके, आगे भी बात करते हैं दोस्तों अच्छे से। अब है दोस्तों हमारा जो है आंसर नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 18। तो इसमें दोस्तों जो है फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो एक एक साथ हम बात आपको चर्चा कराएंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, तो इसमें बोला है जो प्रिंसिपल्स अनाउंसमेंट इज डैश कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों जो सिद्धांत की उद्देश्य घोषणा, यानी सिद्धांत प्रिंसिपल्स अनाउंसमेंट इज डैश कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों सिद्धांत हम देते हैं, यानी हम मैं देखो मान लीजिए कि जो गांधी जी है उन्होंने बोला कि आप ना, गांधी जी बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, जीता जाता उदाहरण, गांधी जी ने बोला कि हमेशा ना सत्य के राह पर चलो। उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि आप हमेशा ना जो लड़ाई से ना हिंसा मत करो, अहिंसा के साथ लड़ो, यानी उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, प्रिंसिपल्स दे दिया। तो वो किसी के साथ संवाद तो नहीं करा ना उन्होंने पर्टिकुलरली, बट उन्होंने अपना एक सिद्धांत दे दिया, हाँ आपको एक वो दे दिया, हमें उस पर चलना है। तो एक डायरेक्टली वो संचार थे, अपनी कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ दो व्यक्ति के बीच, तो हम कह सकते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा वो कम्युनिकेशन किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका आंसर, वन वे कम्युनिकेशन। तो ऐसे जोड़ के चलिए, है ना, वन में कम्युनिकेशन, यानी हम कह सकते हैं कि इसे हिंदी में एक तरफा संचार, है ना, ये समझ में आ गया होगा, एक तरफा संचार, ठीक है जी। बी है दोस्तों इसमें कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड इज डैश स्किल, यानी दोस्तों किसी भी क्षेत्र में खेलना डैश क्षमता है। मान लीजिए कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या ट्रिक बना रहा हूँ, तो मेरे में एजुकेशन की एक क्या है, स्किल है ना, स्किल है, कौशल है, जब भी तो मैं किसी काम में परफेक्ट हूँ, वही होता है स्किल वाला बंदा। तो ऐसे में इसे ही पूछ रहा है कि कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड इज डैश स्किल, यानी कोई बंदा है वो किसी खेल में अच्छा, वो किसी खेल में अच्छा है, कोई भी खेल होता है, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, कौन सी स्किल है, स्पोर्ट स्किल है, ये ध्यान रखना। क्या दोस्तों, स्पोर्ट स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल, है ना, यानी खेल कुशल है, उसमें
खेल कुशलता। इसमें दोस्तों हमारी वोकेशनल भी होती है ना। अगर आपको जानना है कि टाइप्स ऑफ स्किल और जो टाइप्स ऑफ स्किल क्या होते हैं, तो आप दोस्तों हमारी ट्रिक में जाइए, प्लेलिस्ट में हम बनी हुई है, सारी तमाम ट्रिक बना रखी है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, वरना सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ स्किल एनसीसी तो आपको मिल जाएगी ट्रिक, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके सारी तमाम ट्रिक देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे काफ़ी चैप्टर क्लियर करता है। ठीक है, सी जो है दोस्तों इसमें पूछा हुआ है, सेल्फ डेवलपमेंट इज़ अ फिजिकल फैक्टर, सॉरी सेल्फ डेवलपमेंट इज़ अ डैश फैक्टर इन्फ्लुएंस पर्सनली, यानी दोस्तों जो स्वाभाविक डैश कारक है जो व्यक्तिगत को प्रभावित करता है। यानी दोस्तों जो हमारा जो हम कह सकते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट है, यानी हम खुद का विकास कर रहे हैं, खुद का विकास दोस्तों उसको प्रभावित करता है पर्सनैलिटी। तो वो कैसे होता है, फिजिकल के रूप में होता है। जब हम फिजिकल करेंगे तो हम खुद प्रभावित होंगे और दूसरा भी प्रभावित होगा, देखिए यार वो भी कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फिजिकल। यहाँ पहली आंसर निकल गया मेरे से, तो फिजिकल यानी शारीरिक, ये ध्यान रखना। जोड़िए दोस्तों चीज़ों को अपने जो आपका जो एनवायरनमेंट है। अगर नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, फॉर स्ट्रोंगर रिलेशनशिप 3 मैन कंपोनेंट आर डैश इंटीमा एंड कमिटेड, यानी दोस्तों मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व डैश आत्मीयता तथा जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जुनून, है ना, ये ध्यान रखना। जुनून यानी जो पैशन है, ओके, ये ध्यान रखना। अगला है दोस्तों ई, इसमें बोला है कि डैश कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, यानी दोस्तों अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं विदाउट वर्ड, मतलब ऐसी मतलब एक उसमें नॉन वर्बल, मतलब उसमें कोई बात ही नहीं हो रही, तो वो कैसा कम्युनिकेशन होगा। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो अगर आगे जिसमें हम बात नहीं करते तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्या दोस्तों आंसर आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना बस, है ना, यानी आवाचिक संचार, हिंदी में कहते हैं इसे आवाचिक संचार, आवाचिक संचार, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा। ओके, अब है दोस्तों इसमें जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो आंसर नंबर 18 पे आ जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसमें, तो हम इसमें दोस्तों है पहला, एटीट्यूड इज़ अ माइंड सेट द वे वी थिंकिंग एंड लुक एट द थिंग, यानी दोस्तों जो प्रगति एक मानसिक, यानी जो मानसिक है एक प्रवृत्ति स्थिति है, मानव जो हमारा सोचना है एक नेचुरल है कि हम कैसे सोचते विचार है, तो हमने तो मानव की क्रिएशन तो है नहीं, है ना, गॉड से नेचुरल है। तो जो हम सोचते हैं दोस्तों क्या वही होता है, आपका क्वेश्चन होगा क्या हम जो सोचते हैं वही होता है क्या दोस्तों, हाँ बिल्कुल होता है जो हम सोचते हैं दोस्तों। अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ, मतलब अगर मैं खुद ही नहीं बोलूँगा कि यार चल छोड़ आज वीडियो नहीं बना रहा, तो मैं खुद ही मतलब कर रहा हूँ, उस पर खुद ही एक्शन नहीं ले रहा हूँ, और मैंने बोल दिया वीडियो बना रहा हूँ, हाँ मैंने बोल दिया और मैं कर रहा हूँ, है ना, खुद पर विचार हो रहा है, तो हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सेम होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। बी है दोस्तों इसमें, बॉडी इमेज इज़ द वे बी परजेसिव और बॉडी, यानी जो शारीरिक छवि एक तरीका है जिससे हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं। बिल्कुल सही है। कैसे एग्जांपल, शीशा देख लीजिए आप, अपने शीशे में देखिए और आज बोलेंगे पार्टी में जाना है, आज देखता हूँ ड्रेस कौन सी अच्छी लग रही है, यानी आप खुद जो शारीरिक छवि, यानी दोस्तों जो हमारी बॉडी इमेज है उस पर हम डिपेंड रहते हैं कि हमें कैसा अच्छा लग रहा है, तो वो आप उस पर ही तो डिपेंड रहोगे कुछ करने के लिए वे में, तो है ना, तो बिल्कुल हो जाएगा क्या सही आंसर इसका भी। सी है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस रेफर टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी 2 से 2 अधिक संगठनों के बीच कोई क्या मजबूत संगठन कहलाता है। आप सोचिए ज़रा कि मतलब मान लीजिए कोई, मैं हूँ एम्प्लॉइज़ किसी कंपनी में और मेरे साथ कई एम्प्लॉइज़ हैं और जो मालिक है वो भी बंदा अलग है, तो तीनों अलग हो गए, लेकिन तीनों एक ऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं, तो इसमें एक इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप तो नहीं होगी। कुछ अगर ऐसा काम भी आ जाएगा जिससे मेरा मालिक नाराज़ हो जाएगा और मेरा बंदा भी मेरे साथ है वो भी नाराज़ हो जाएगा, तो ऐसे में मजबूत रिश्ते तो नहीं होंगे। तो मजबूत रिश्ते कहाँ होते हैं, घर में ही होते हैं, चाहे बेशक लड़ाई हो जाए तो मजबूत रिश्ते घर में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो यही है क्वेश्चन दोस्तों, आई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच मजबूत बंधन आंतरिक जो व्यक्ति रिश्ता कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता दोस्तों। एक तो काम के उद्देश्य से जा रहे हैं ना, वहाँ कोई रिलेशनशिप तो निभाने नहीं जाते, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे चीज़ों को जोड़िए जब आंसर लगाइए। डी है दोस्तों इसमें, पैसन रेफर टू द फिजिकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, यानी 2 व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है। यानी दोस्तों कोई फिजिकल कुछ भी ऐसा मतलब एक्टिविटीज़ या कुछ फिजिकल रूप से मतलब देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं,
तो उसमें दोस्तों क्या एक मतलब उसके आवेग को दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। जब भी तो दोस्तों हम कोऑर्डिनेट होते हैं, किसी के साथ हेलो मिला रहे हैं या उससे कोऑर्डिनेट जब भी तो होते हैं फिजिकल रूप से हमने मैंने हाथ मिलाया। एक होता है इमेजरी में हाथ मिला लिया सपनों में, आजकल की दुनिया इमेजरी होती है। तो फिजिकल रूप से हम कोई भी मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो एक आवेग कहलाता है, यानी दोस्तों अट्रैक्शन होता है ना, तो ये ध्यान रखना सही हो जाएगा। ई है दोस्तों उसमें कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ अ बैरियर वाइल स्पीकिंग, यानी दोस्तों जब संपर्क में स्थिरता वक्तों के बीच की बाधा होती है, यानी संपर्क का मतलब किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, है ना, तो एक यानी इसमें ये बोला है कि संपर्क में स्थिरता व्यक्तों के बीच की बाधा होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कम्युनिकेशन करते हैं तो बीच में कोई रोक देता है, कुछ सिस्टम ब्रेक हो जाता है ना, तो ये वॉइस ब्रेक हो जाती है, वॉइस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, नहीं होता है, बाधा होती है, नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसे नहीं होती है, तो इसका आंसर नो आएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया तो आराम से लिख लें, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये ध्यान रखना, इजली वे में दोस्तों हम चीज़ों को बताएंगे, काफ़ी लंबा है इसलिए बता रहा हूँ, ये पार्ट है वाला जो हमारा, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 20। तो इसमें है दोस्तों राइट एनी 5 पॉइंट विच रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप, राइट एनी 5 पॉइंट विच रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप, यानी दोस्तों संवादहीनता को कम करने के लिए कोई 5 बिंदु। यानी दोस्तों अगर मैं किसी टॉपिक पर भाषण दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बताऊँगा, समझ में आ जाएगा। आपने कुछ लेक्चर भी लिए होंगे मेरे साथ, जो देख रहा होगा मेरे दोस्त को, जो भी हमारे दिल्ली के हैं, तो अभी हमारे जो कैंप लगा था तो उसमें जो CS सर है, ये मान लीजिए कोई भी मतलब कहीं भी हम जाते हैं तो कोई लेक्चर लेते हैं पर्टिकुलर टॉपिक या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो मान लीजिए कि लीडरशिप का मतलब बात हो रही है, मैं वहाँ पर वक्ता हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस समय दोस्तों मेरे को लीडरशिप में ऐसा तो कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में जिसको किसी टॉपिक के बारे में पूरा ज्ञान हो, पूरा का मतलब A to Z, तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि मतलब मैं इस बात से मैं बिल्कुल मतलब एक तरीके से सहमति आप भी होंगे कि ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं कि किसी पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि मैं उन चीज़ों से थोड़ा हट के एक कुछ ऐसे रिलेवेंट एग्जांपल दूंगा कि जो मेरे जीवन में घटा है या कोई हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में घटा है। तो ऐसे में दोस्तों मेरा जो कम्युनिकेशन गैप है, जो किसी टॉपिक को लेकर तो एक दूसरे के साथ ऑडियंस और मेरे साथ जो कम्युनिकेशन वो कम हो जाएगा। तो कैसे होता है, मैं एक रिलेवेंट उससे रिलेटेड कोई दोस्तों आपको एग्जाम्पल देने लग जाऊँगा या हिस्टोरिक बैकग्राउंड में, तो आप समझ गए होंगे। तो कम्युनिकेशन गैप कैसे कम होता है तो दोस्तों आपको पता होगा, देखिए जब मैंने बोला ना एग्जाम्पल किसी चीज़ का लेके किसी भी उदाहरण का, तो पहला है दोस्तों आगे की योजना, पहला दोस्तों आगे की योजना, आगे की योजना, यानी दोस्तों इसमें है ना, ये ध्यान रखना, यानी प्लान अहीड, यानी आगे की योजना बता दिया मैंने कि आप क्या करना चाहते हो, मैंने उठा लिया किसी को, मेरा जो लीडरशिप है लेकिन मैं फिर पे आपसे पूछ लिया, तो कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा एक बात करने का पब्लिक के सामने, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों इसमें है दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, क्या दोस्तों, दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, यानी दोस्तों इन्वॉल्व टू द अनदर टू कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा है दोस्तों लिसन टू द सजेशंस मेड बाय अदर, यानी दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनना, क्या दोस्तों, दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनना, सलाह को सुनना। कैसे दोस्तों, आपका कई आप जो OBB एग्जाम हो, आपके प्रेजेंटेशन भी होते हैं कॉलेज में, तो आप उस समय प्रेजेंटेशन भी देते हो। मान लीजिए कि आपकी पहली दूसरी प्रेजेंटेशन होगी, वो जो प्रेजेंटेशन है महीना तो चलेगी, तो आप ऐसे में बोलोगे यार मैंने तो प्रेजेंटेशन ले ली लेकिन मैं तो नहीं सुन रहा दूसरे की। तो ऐसे में सुनना चाहिए, क्योंकि एक नया व्यक्ति जो होता है, मतलब किसी व्यक्ति के जो विचार होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें ज्ञान ही मिलता है, तो ऐसे में दूसरे की जो सलाह भी सुननी चाहिए, विचार भी सुनने चाहिए। फोर्थ है दोस्तों इसमें स्पीक विद पर्पस एंड बी स्पेसिफाई, यानी दोस्तों उद्देश्यों के साथ बोले और विशिष्ट बने, यानी उद्देश्य के साथ ही हमें बोलना चाहिए। किसी ऐसा कोई बोल दिया कि हमने कोई इमेजिनरी कल्पना की ही नहीं जा सकती उसकी, तो उन चीज़ को भी थोड़ा दूर हटिए। तो इसमें दोस्तों यही है कि स्पीक विद पर्पस यानी उद्देश्य के साथ बोलिए, एंड बी स्पेसिफाई यानी उसको मतलब विशिष्ट बने, यानी उस चीज़ में बताए उसे, है ना। तो उद्देश्य के साथ बोलें, ठीक है दोस्तों, उद्देश्य के साथ बोले, उद्देश्य के साथ बोले और विशिष्ट बने, और विशिष्ट बने। पांचवा है दोस्तों बीइंग सिंपैथिक,
बी सिंपैथी यानी सहानुभूति होना, मतलब वही मैंने आपको बताया किसी के प्रति होना भी चाहिए, सहानुभूति होना, सहानुभूति होना। छठा है दोस्तों बीइंग इनडिसिसिव, है ना दोस्तों, इनडिसिसिव, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्णय ना करना, निर्णय ना करना। ठीक है, तो यही है दोस्तों हमारी जो राइट एनी 5 पॉइंट विच रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप। तो जो हमने कम्युनिकेशन गैप करते हैं वार्तालाप के बीच में, तो इनको हम लिख सकते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हमारा आंसर है वो है दोस्तों आंसर नंबर 21। तो आंसर 20 नंबर दोस्तों इसमें बोला है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी दोस्तों समय प्रबंधन, यानी समय को हम एक अच्छे से बांध सके, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ हम किसी चीज़ को करें, तो आपका वो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। आप पढ़ रहे हो तो अपना टाइम टेबल बांट दिए कि कितने घंटे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब खेलना है, कब उठना है, तो एक टाइम मैनेजमेंट है। तो हम कैसे कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो दोस्तों पूछ रहे हैं कि उसके सिद्धांत होता है कैसे। तो हम कैसे कैसे अपना जो, मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है, एनसीसी का एग्ज़ाम करना, तो आप टाइम दोगे ना, इसको भी घर में कुछ काम करना हो, उन्हें भी अपना खाना पीना रहना सोना सब उसको, तो ऐसे कैसे दोस्तों इसमें पहला लिखेंगे, इसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, यानी समय की एक निजी समझ को विकसित करना। क्या दोस्तों, समय की एक निजी समझ विकसित करना, समझ विकसित करना। ओके, दूसरा है दोस्तों आइडेंटिफाई लैंड एंड डैश टर्म गोल्स, यानी दीर्घकालीन लक्ष्य को पहचानना, दीर्घकालीन लक्ष्य को पहचानना। दीर्घकालीन दोस्तों क्या, लक्ष्य को पहचाना। दीर्घकालीन का मतलब दोस्तों कुछ चीज़ लंबे समय तक हम याद करना है, कोई हमारा टारगेट है कि हाँ यार मेरे को उस समय में दोस्तों उस चीज़ को करना है, दीर्घकालीन यानी जो लॉन्ग टर्म होता है, ये ऐसे आप ध्यान रखना। अगला है दोस्तों इसमें है कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज़, यानी दोस्तों उच्च रिटर्न गतिविधि, मतलब कुछ ऐसा कंसंट्रेशन करिए जो हमारी रिटर्न गतिविधि है वो अच्छे से व्यतीत हो, है ना। तो उच्च रिटर्न गतिविधीज़ ना, उच्च रिटर्न गतिविधियाँ, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वीकली एंड डेली प्लानिंग, यानी साप्ताहिक और दैनिक योजना बनाना, साप्ताहिक एवं दैनिक योजना, दैनिक का मतलब डेली होता है हिंदी में, ठीक है, दैनिक योजना बनाना, दैनिक योजना बनाना। ओके, पांचवा है दोस्तों मेक यूज़ ऑफ कमिटेड टाइम, यानी दोस्तों अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें, यानी आपका जो इस समय में जो मेरा टाइम है उसको मैं कैसे अच्छे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यूज़ करूँ उसको, ठीक है ना। अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें, सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें, ये ध्यान रखना। छठा है दोस्तों कमिटेड यूज़ ऑफ टाइम, यानी प्रतिबिंब समय का उपयोग करें, यानी कोई भी हमारा जो टाइम वेस्ट जा रहा हो, प्रतिबिंब यानी वो होता है प्रोहाइबिटेड, यानी आपने जो मेट्रो में सुना होगा कि जो स्प्रिट इज़ द प्रोहाइबिटेड इन दिस मेट्रो, इन थूकना इस जो मेट्रो मना है। तो यानी प्रतिबिंब समय, यानी जो भी हमारा समय बेकार जा रहा है उसको हम उसको सही से यूज़ करें, यानी प्रतिबिंब समय का उपयोग करें, प्रतिबद्ध समय का सही उपयोग करें। उपयोग करें। तो यही है दोस्तों व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, तो आप लिख सकते हैं कि यही, ठीक है ना। इन चीज़ों में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों हम। एक चीज़ दोस्तों समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने शेयर भी करना दोस्तों को, ताकि सबको आपका एग्ज़ाम आने वाला भी है सीखा, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सको, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 22।
तो इसमें दोस्तों एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कुछ हमें पॉइंट दे रखे हैं जो टेक्निकल टर्म है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आर्म फोर्स में जो हमारी वेपन वो मैप रीडिंग में कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, है ना, ज्योग्राफी के लैंड को लेके, तो कंटूर्स लाइन ये सभी। तो ऐसे में उसमें लिख रखा है पहला क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, या डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और कैरेक्टर क्या होता है। तो मैं आराम से दोस्तों इसे बताऊँगा। तो पहला इसमें बोला है दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग, यानी दोस्तों सृजनात्मक सोच, दोस्तों आपको मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब समझ लो, आप अपना आप लिख दोगे, मतलब समझ लो। देखो क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मैं हूँ और एक मेरा साथी है, किसी काम को जो एक पाइप, यानी मान लीजिए कि जो है ना वो एक 4 मंजिली छत पे से एक टंकी हमें नीचे लानी है, गेहूँ की टंकी नीचे लानी है। मैं अपने घर का एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो 2 व्यक्ति है, मैं हूँ और एक बंदा और है मेरे साथ, जो घर पड़ोसी गई है। तो उसने 4 मंजिल से मेरे को नीचे क्या वो उतरवानी है, दो थी हमारी जो गेहूँ भरने वाली टंकी है, तो नीचे उतारनी है। तो भैया उन्होंने बड़ा जल्दी लगाया, और ये भी था कंपटीशन की जो जल्दी नीचे पहुँचाएगा उसको 10 रुपये मतलब 500 रुपये मिलेंगे, है ना। तो भैया ऐसे क्या हुआ कि वो बंदा जल्दी ले आया, और भैया जो सीढ़ियों से ला रहा था वो, मैंने यार सोचा बीच साइड में रस्सी पड़ी है, क्यों ना यार ऊपर से नीचे लटका दूँ इसे। तो भैया मैंने सोच लिया, क्रिएटिव थिंक आ गई ना मेरे में, उस समय सृजनात्मक चीज़ें आ गई। कुछ चीज़ को करने के एक दूसरा वे कौन सा होता है, ज़रूरी थोड़ी होता है जो हमारे एक A² + B² को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को, तो जरूर एक ही व्यक्ति थोड़ी होता है कि किसी चीज़ को कैसे काम कराता है, दूसरा वे भी होता है। तो मैंने उस समय रस्सी से नीचे उतार लिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो गया, वो सृजनात्मक होना है, क्रिएटिव थिंकिंग। कुछ नया आइडिया लेके हमने उसको उतार दिया, चीज़ को कैसे करा हमने, तो वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना। तो क्रिएटिव सोच, सृजनात्मक सोच, ठीक है दोस्तों, सृजनात्मक सोच सूचना एवं, तो अपने उससे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको डेफिनेशन का थोड़ा इसलिए फ़ायदा लेना था कि इसमें बोल क्या रहे हो, कैसे हम अपने जो भाषा है इसमें मिला के आंसर अच्छा सा बना सकते हैं, ठीक है ना। अनुभव के आधार पर विवेचना करने को कहते हैं। विवेचना का मतलब करने को, ठीक है ना, क्या विवेचना करने को कहते हैं, विवेचना करने को कहते हैं। ये हमारे सोच और व्यवहार को पहचानने में मदद करता है। यह हमारे सोच व व्यवहार, हमारे सोच व व्यवहार को पहचानने में मदद करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, मैंने उसको नीचे उतार दिया, जल्दी पे उतार लिया। तो ऐसे में जो समाज वाले लोग हैं, मतलब मेरे जो पड़ोसी है, मेरी जो सोच है उसको मतलब काबिलियत मेरे पीछे थपथपा रहे, तो मेरी थिंकिंग को, तो यही हमें क्या एक आइडियल मतलब एक समाज में एक अच्छा सा रूप दे देता है कि हाँ इस बंदे ने अच्छा उसका मैं काम करा, तो मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों उसमें डिसीजन मेकिंग, क्या दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, यानी दोस्तों निर्णय लेने या निर्णय क्षमता, ओके, निर्णय क्षमता। इसको आप कैसे लिखोगे, निर्णय क्षमता मतलब कि डिसीजन मेकिंग, यानी दोस्तों हमें निर्णय क्षमता, निर्णय का मतलब दोस्तों हमने किसी निर्णय ले लिया, मान लीजिए कोई ऑफिसर्स है, उसने यानी एनसीसी का एग्जांपल ले लिया, आपके सीनियर ने बोल दिया कि भाई तेरे को ना इस टाइम मैनेजमेंट देखना है, जो भी मतलब पीरियड खत्म हो जाए ना, तो जो सभी कैडेट्स हैं उनको जल्दी जल्दी ग्राउंड से भगाना है, क्योंकि मतलब भेजना है, जो पैंडमिक में पता इकट्ठा गैदरिंग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में किसी बंदे को दे दिया, तो वो बंदा निर्णय लेना, वो कैसे उस डिसीजन को अच्छे से निभा पाएगा, यानी उसने बंदे को ले लिया कि तेरे को ही करना, कौन करेगा, ये बोल दिया मैं करूँगा, मैं मतलब आउट ऑफ करूँगा इन्हें यहाँ से जल्दी से जल्दी, तो उस बंदे ने डिसीजन ले लिया। तो आप कैसे लिख सकते हो, यही ध्यान रखना। तो चीज़ों को समझो और आराम से लिख सकते हो। तो इसमें दोस्तों क्या निर्णय क्षमता विभिन्न विकल्पों में से, क्या दोस्तों, निर्णय क्षमता विभिन्न विकल्पों में से हमारे अनुभव से
हमारे अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही विकल्प का चुनना, सही विकल्प का चुनाव है ना, विकल्प का चुनाव करने की क्षमता से है। तो यही होता है डिसीजन मेकिंग। नहीं कोई भी विकल्प आ जाए, मैं कुछ भी मतलब विकल्प का मतलब ऑप्शन मिल जाए, किसी जरूरी थोड़ी है मैंने बोल दिया पीछे, मतलब कौन बंदा जो उनको एंट्री देगा सही वे में आएगा, लाइन से लेगा, कौन इनको बाद में मतलब भेजेगा। तो ऐसे में विकल्प होते हैं, तो उसमें कौन से विकल्प हम लेते हैं, उनके अनुभव और ज्ञान के आधार पर हम कैसे उसको सही से एक अच्छे से सर्कुलेट करते हैं, है ना, मतलब उस चीज़ को निभाते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपने लिख लिया होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, कैरेक्टर, है ना, सी पॉइंट, ये आपने लिख लिया होगा। तो ये चीज़ें पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये आपके ऐसे नहीं आएगा तो दोस्तों नॉर्मल उस चीज़ में आ जाएगा लिखने में कि चरित्र पर दोस्तों पाँच शब्द लिखिए कि किसी व्यक्ति का चरित्र। हाउ कैन यू फाइंड एनी पर्सन ऑफ चरित्र, यानी जो कैरेक्टर्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो ये ऐसे लिंक करके दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना। आप कभी भी चीज़ है ना दोस्तों पूरी पढ़ो ना, हानिकारक ही होती है। हानिकारक इसलिए होती है क्योंकि अगर पूरी चीज़ पढ़े हैं, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, नीचे वाले पैराग्राफ की 2 लाइन नहीं पढ़ी और उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ध्यान रखना। अगला है दोस्तों कैरेक्टर यानी दोस्तों चरित्र का मतलब दोस्तों मेरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाउ कैन यू डिफाइन दिस काइंड ऑफ पर्सन, वो कुछ भी कोई सा भी हो सकता है। वो मैं अगर मेरे लिए मान लीजिए कि मेरे जो कैरेक्टर है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे लिखोगे, तो कोई भी कैरेक्टर, तो ये तो पर्सनल हो गया ना कि कैरेक्टर कैसा सोचता है या उस कैरेक्टर के बारे में कैसे सोचते हैं। तो कैरेक्टर का मतलब चरित्र, किसी व्यक्ति के बारे में कैसे सोचते हैं। तो यही है दोस्तों, चरित्र किसी व्यक्ति विशेष के किसी व्यक्ति विशेष के सामूहिक गुणवत्ता को दर्शाती है। सामूहिक गुणवत्ता को दर्शाती है, जिससे उसकी, लिखते रहिए दोस्तों, ठीक है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा, यानी जो रेपुटेशन होते हैं, प्रतिष्ठा, नैतिक मूल्य यानी मोरल ड्यूटीज़, और विल पावर यानी इच्छा शक्ति सम्मिलित होती है। यानी विल पावर, इच्छा शक्ति, विल पावर, इच्छा शक्ति सम्मिलित यानी शामिल होती है। तो ये होता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ते थे दोस्तों। कैरेक्टर इज डिफाइंड एज द कलेक्टिव क्वालिटीज द डिस्टिजियस अ पर्सन इंक्लूडिंग हिज रेपुटेशंस, मोरल्स एंड विल पावर। यानी किसी भी जो व्यक्ति होता है उसमें सामूहिक गुणवत्ता को दर्शाता है। सामूहिक का मतलब कई सारी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, जिसे हम कहते हैं समूह। ग्रुप आपने सुना है ना, समूह। तो एक व्यक्ति होता है, उसमें एक तो कोई क्वालिटी होगी नहीं उसके कैरेक्टर में। मैं एक अच्छा वक्ता भी हूँ, मैं अच्छा एक जो एजुकेटर भी हूँ, अच्छा टीच भी करता हूँ, मेरे में कई क्वालिटी आ गई ना। मैं घर का ध्यान भी रखता हूँ, अर्निंग के सोर्स के रूप में काम भी करता हूँ। तो एक कैरेक्टर हो गया ना मेरे रूप में। तो इन चीज़ों को हम ऐसे देखेंगे, ये कनेक्ट करके रखना, ठीक है ना। ये तो हमने दोस्तों आपको बता दिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, यानी दोस्तों जो आपदा प्रबंधन है उसे कैसे कहते हैं, और दोस्तों इससे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम आपके साथ तमाम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बस एक बार इंक डाल दो इसमें। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों बात करेंगे आपके साथ इसमें, है ना। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसमें तो पार्ट है दोस्तों कौन सा, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी दोस्तों जो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। अब ऐसा तो बोर्ड है नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर मार्क ना करूँ तो टाइम बचाऊँ अपना, तो इन चीज़ों में ऐसे ही टाइम होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी दोस्तों जो आपदा प्रबंधन है, इसको ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन। तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा आंसर नंबर 23, तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, एज अ कैडेट ऑफ एनसीसी व्हाट हेल्प कैन यू गिव ड्यूरिंग फ्लड। यानी आप मान लीजिए कि एनसीसी कैडेट हो, तो आपकी क्या मतलब हेल्प रहेगी या सहायता रहेगी कब
बाढ़ के समय यानी फ्लड के समय, यानी जब बाढ़ आ गई हो किसी राज्य किसी क्षेत्र में पर्टिकुलरली, तो वहाँ उस समय एनसीसी कैडेट एक क्या सोचेगा, यानी एनसीसी कैडेट जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपकी क्या रहेगी, सोच सकते हो कि हेल्प करेंगे हम, वहाँ से जाके जो भी फूड सप्लाई है उनको अच्छे से व्यवस्था करेंगे, जो भी कोई पीड़ित है उनको इंजेक्शन मतलब कुछ भी तमाम दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, कुछ पानी खान पीन सामग्री सब। तो वही दोस्तों यहाँ लिखना है आपको। तो एक अपने थिंकिंग से सोचो ना, क्या होता है कि जब जो एनडीआरएफ होती है यानी एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो टीम होती है वो कैसे काम करती है, तो वही एनसीसी की तरह ले लीजिए आप। जो नेशनल एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर जो हमारी फोर्स है, तो आप एक लिंक करके पढ़ोगे ना तो कभी कह रहा हूँ डाउट रहेगा ही नहीं दोस्तों। तो मैं तो इन चीज़ों को ऐसे ही देखता हूँ तो मेरे को आराम से ईजिली समझ में आ जाता है। तो आपको ठीक है ना, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें रिकलेक्ट फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन टू सेफ प्लेस, यानी दोस्तों जो आपदा में जो मतलब ज़्यादा ग्रसित हुए तो उनको पहले तो उनको कलेक्ट करना, मतलब उनको एक जगह लाना और उनको क्या एक सही जगह प्लेस उठाना मतलब पहुँचाना, वहाँ से मतलब लेना जहाँ फंसे हुए उनको निकालना और एक सही जगह प्लेस पे रखना। तो यही है, यानी बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाना। क्या दोस्तों, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना, सुरक्षित जगह पहुंचाना, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों काम है क्या इसमें, प्रोवाइड फर्स्ट एड, यानी दोस्तों प्राथमिक उपचार है वो हमें यहाँ वो करना, तो घायलों को फर्स्ट एड प्रदान करना, घायलों को फर्स्ट एड यानी जो प्राथमिक उपचार होता है फर्स्ट एड उपलब्ध कराना, ये ध्यान रखना दोस्तों। 20 नंबर का पूछा गया था सी में, ठीक है। तीसरा दोस्तों पॉइंट है इसमें मेक अरेंजमेंट फॉर फूड एंड वाटर, यानी दोस्तों उस समय जो खान पीन व्यवस्था उपलब्ध कराना है ना, यानी दोस्तों भोजन पानी की व्यवस्था करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना। ये क्वेश्चन दोस्तों बी में भी पूछा गया, ध्यान रखना, व्यवस्था करना, ये पूछे भी जाते हैं ये। ओके, पेपर में और अपलोड करूँगा जो बी के इस साल हुआ है 2021 का, और ठीक है एक तो मैंने अपलोड कर रखा था वो और करूँगा ताकि आपको इजीली से अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। अगला है दोस्तों कपड़े आदि की व्यवस्था करना, कपड़ों आदि की व्यवस्था करना। पांचवे की बात करें तो दोस्तों आपदा क्षेत्र में फंसे लोगों को खोजना बाहर निकालना, दोस्तों वही बात है सुरक्षित करना, है ना। उसमें अगला है दोस्तों क्षतिग्रस्त भवनों से संपत्ति निकालना। कई बार ऐसे भी होता है घर में संपत्ति होती है कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं तो उन चीज़ों को भी निकालना, क्षतिग्रस्त भवनों से संपत्ति यानी मनी, संपत्ति को निकालना। ये सारे दोस्तों सोशल अवेयरनेस को लेकर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यही पार्टिसिपेट पूछ सकता है कि व्यक्ति का मतलब जो एनसीसी गाइड का क्या होता है ना। राहत सामग्री का वितरण करना, राहत सामग्री का वितरण का मतलब दोस्तों उनको वहाँ पर पहुँचाना, वितरण करना। सातवां है दोस्तों अनिवार्य सेवाओं यंत्रों व मरम्मत करके, बस इतना ही दोस्तों बहुत है। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि आप क्या करोगे कि इस समय होगा, तो क्योंकि ये क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्रिएटिव रूप में हम क्या सोच रहे हैं, थिंकल रूप में उस समय क्या है आपको को बताएगा तो नहीं, बट आप पढ़े होंगे इन चीज़ों के बारे में तो आप लिख सकते हो। तो ठीक है ना, ये पॉइंट लिख देना, बाकी आप अपने जो व्यू है इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ये मिटा देता हूँ आपने लिख लिया होगा, है ना। 24 दोस्तों क्वेश्चन नंबर। तो अब बात कर लेते हैं आंसर यानी 24। तो इसमें बोला है दोस्तों वेरियस बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जो डिजास्टर, यानी जो आपदा का वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब दोस्तों इसका जो कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस के जो इसके सब पार्ट भी होते हैं वो ये पूछ रहा है वर्गीकरण। देखो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट और डिफाइन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर यानी आपदा के जो प्रकार है उसको वर्णन कीजिए, आप नेचुरल लिख दोगे और ह्यूमन मेड लिख दोगे। लेकिन यहाँ दोस्तों पूछा हुआ है वेरियस बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, यानी जो
आपदा है उसका वर्गीकरण करना है तो मैं बिल्कुल ईजिली बताऊंगा, तो वर्गीकरण ध्यान रखना। तो क्लासिफिकेशन दोस्तों हमें करना है, तो पहला पॉइंट में ले लेंगे हमारी जो होती है कौन सी, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल क्या दोस्तों, डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर यानी दोस्तों जो प्राकृतिक आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा, तो इसने बोला है क्लासिफिकेशन करना है, तो हमने पढ़ लिया प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा में ध्यान रखना दोस्तों कौन कौन सी आती है। तो पहला दोस्तों मैं लिखूं, तो पहली आती है दोस्तों, एक तो हमारी होती है विंड रिलेटेड, यानी दोस्तों जो वायु से संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ विंड रिलेटेड, क्या दोस्तों हिंदी में लिख देता हूँ वायु रिलेटेड, वायु संबंधित, वायु संबंधित यानी जो वायु से संबंधित जो आपदाएं होती है, यानी विंड रिलेटेड। तो कौन कौन सी होती है दोस्तों वायु से संबंधित, आपको पता होगा, तूफान, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चक्रवात, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जो पूछा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, और दोस्तों है ना, और क्या हो गया, समुद्री तूफान हो गया, समुद्री तूफान हो गया, ये तो आ गया। इसी में दोस्तों जो नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन सी आती है, दूसरी आती है दोस्तों वाटर रिलेटेड, यानी दोस्तों पानी संबंधित, पानी संबंधी यानी वाटर रिलेटेड। तो इंग्लिश में लिख लेना आप वाटर रिलेटेड, मतलब इनमें कौन कौन सी होती है दोस्तों, बाढ़ हो गई, जैसे बादल का फटना, है ना, भारी बारिश आ जाए कोई ज़्यादा, तो मेरे को बताना कि जो भारत में ऐसी कौन सी जगह सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तीसरा दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तीसरा दोस्तों वायु यानी एयर संबंधित हो गई, वाटर संबंधित हो गई। तीसरी है दोस्तों अर्थ संबंधित, यानी दोस्तों अर्थ का मतलब जो पृथ्वी संबंधित, पृथ्वी संबंधित। तो पृथ्वी संबंधित से दोस्तों पहला था ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी, ये मानव के द्वारा तो नहीं होता, अपना आप ही फूटता है, में गैस होती है, ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा बात करें तो दोस्तों भूकंप, ये भी अर्थक्वेक आता है, इसमें प्लेट होती है जो हमारी ज़मीन में खिसक जाती है, तो उसके कारण ये आता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको दो बता दिया, मतलब जो हमारे नेचुरल होती है, ठीक है, नेचुरल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा मैन मेड, मैन मेड डिजास्टर, हाँ, मैन मेड डिजास्टर यानी जो मानव रहित जो आपदाएं हैं, यानी मानव के द्वारा जो क्रिएशन की जाती है, तो उसको हम सब पार्ट में दोस्तों डिवाइड करेंगे। तो पहला तो आ जाएगा हमारा कौन कौन सा, ध्यान रखना, एक तो हमारा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट यहाँ लिख देता हूँ, यातायात जो दुर्घटना, यातायात जो दुर्घटना होती है। यातायात में कौन कौन सा दोस्तों आपको पता होगा, सड़क हो गया, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दोस्तों वायुयान, तो ये इनकी द्वारा मानव के द्वारा तो होती है, सड़क पर जो बाइक चलाते हैं, ध्यान रखना। इसमें ही दोस्तों जो मैन मेड में जो होती है दोस्तों फायर, यानी आग के संबंधित होती है, फायर यानी आग लगना, अरे ठीक है, आग लगना, आग लगना। आग लगना में दोस्तों जैसे हम बोल सकते हैं इसमें गैस रिसाव हो गया, आपने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा, है ना, जो 1884 2 अक्टूबर 1884 में हुई थी, है ना, गैस त्रासदी, है ना, गैस त्रासदी, या कोई तोड़ फोड़ के कारण कई बार आग लग जाती है, ठीक है। तीसरा सब पार्ट है दोस्तों इसमें जंगल में आग लगना, जंगल में आग लगना। तो इसमें दोस्तों जैसे भवनों की आग, तेल रिफाइनरी की आग, भवनों की आग, ऐसे तेल रिफाइनरी की आग, ये ध्यान रखना। तो बस अगला है दोस्तों इसमें और लिखे, तो हमें इसमें एक टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी जो आतंकवादी गतिविधियाँ, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ जो आतंकवादियों के द्वारा की जाती है। तो जैसे इसमें कौन सी दोस्तों आपको पता होगा, बम विस्फोट, है ना, बम विस्फोट, और दोस्तों गोलाबारी, ठीक है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन करना था, इसमें टाइप्स नहीं पूछे, क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना पूरा। तो ऐसे ही करेंगे दोस्तों। नेचुरल डिजास्टर में ये आते हैं इसमें, है ना, और मैन मेड में दोस्तों ये आते हैं। आप लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये था हमारा दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है।
अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला है वो है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, यानी जो सामाजिक विकास और जो सामाजिक हमारा जो उनको बढ़ावा मिलता है उन चीज़ों को, है ना। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी दोस्तों सामाजिक जागरूकता और सामाजिक विकास, इसको ध्यान देखना। ठीक है ना, तो काफ़ी लेंथी पेपर है, तो मैंने आपको अभी बता दिया वाला दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा पार्ट है यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये ध्यान रखना, यानी सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आंसर नंबर दोस्तों कितना 25। तो इसमें बोला है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी वृक्षारोपण से क्या लाभ है। ये तो आप अपने लिख सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पॉइंट लिख दो। तो मैं इस पर दोस्तों मैंने ट्रिक बना ली है, लेकिन क्या अपलोड करनी है, वीडियो लेनी है यानी रिकॉर्डिंग लेनी है तो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना, तो काफ़ी ईजिली होगा आपको याद करने। तो इसका बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों तो प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी, प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी, यानी दोस्तों यूजफुल इज कंट्रोलिंग पोल्यूशन। अगला है दोस्तों स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, यानी दोस्तों रेगिस्तान के प्रसार में रोक, रेगिस्तान के प्रसार में रोक। प्रसार का मतलब दोस्तों जो फैल रहा है, बढ़ रहा है रेगिस्तान, जो मिट्टी है सूखी है ना, उसमें रोक पेड़ों के द्वारा हो सकती है। आपने सुना होगा जो अभी यूएनओ के समर्थन के द्वारा कई देश को समर्थन हुआ, जो अफ्रीका में जो हमारे जिसे हम कहते हैं ना सावाना प्रदेश है ना, तो वहाँ पर दोस्तों ग्रेट ग्रीन वॉल बननी है जो पेड़ों से बनेगी सबसे लंबी, है ना। तीसरा है दोस्तों स्टॉप लैंड एरोजन, यानी दोस्तों जो भूमि कटाव का रोकन, भूमि कटाव को रोकना। इस पर दोस्तों ट्रिक बना ली तो इजीली वे में बता दूँगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दोस्तों इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, यानी दोस्तों जो लकड़ियों की उपलब्धता, इससे तो होती है पेड़ों से लकड़ियों की उपलब्धता, लकड़ियों की उपलब्धता। पांचवा है दोस्तों यूजफुल इन फ्लड कंट्रोल, यानी दोस्तों बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी, है ना, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी, ये ध्यान रखना। छठा है दोस्तों यूजफुल इन वाइल्ड एनिमल कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन, यानी दोस्तों जो वन्य पशु नियंत्रण में उपयोगी, वन्य पशु नियंत्रण में उपयोगी। सातवां है दोस्तों एनवायरनमेंट कंट्रोल, यानी पर्यावरण संतुलन भी रहता है इस बार, जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम है हमारा, है ना, पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण का संतुलन समझना है ना आपको दोस्तों, फूड चेन पढ़ना, मैंने आपको बताया था उसमें हमारा एनवायरनमेंट जब पढ़ाया था, तो फूड चेन दोस्तों हमारा पर्यावरण संतुलन पर रहता है, और जो पेड़ होंगे तो भी हमारा इकोलॉजी बैलेंस बना रहेगा, ये ध्यान रख। आठवां है दोस्तों इसमें यूजफुल इन मानसूनल रेनफॉल, यानी दोस्तों मानसूनी बारिश में उपयोगी, मानसूनी बारिश में उपयोगी, ये आप ध्यान रखना। ओके, नौवा है दोस्तों फ्रूट अवेलेबिलिटी, यानी दोस्तों फल प्रदान करता है, जो फल उपलब्धता, फल यानी हम फल भी तो मिलते हैं खाने पीने के लिए, है ना। 10वां है दोस्तों प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल, यानी जो जंगली जानवरों को आवास प्रदान करता है, वहीं तो उनका घर होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जंगली जानवरों को आवास प्रदान करना, छाए के बीच में सोते हैं दोस्तों, है ना, आवास प्रदान करना। तो ये तो दोस्तों हमें क्या होते हैं, जो हमें बेनिफिट्स होते हैं ट्री प्लांटेशन के, ये तो आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बार और डाल दूं तो ऐसे दोस्तों इन चीज़ों को आप करके चलना, तो काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपको, इन चीज़ों से आप अच्छे से वाकिफ़ भी हो जाना। तो यही इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। एक मिनट बस, ठीक है। तो मैं एक बार मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर
25 हो गया। ठीक है। सोशल अवेयरनेस भी दोस्तों हमारा कितने का आता है, ध्यान रखना 30 नंबर का ये भी आता है। ठीक है, पहला हमने बता दिया आंसर नंबर 15। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 26। आंसर नंबर 26 इसमें बोला है दोस्तों राइट डाउन 5 बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। यानी दोस्तों जब हम रक्तदान करते हैं उस समय में क्या लाभ होता है। रक्तदान करने से आपको पता भी होगा काफ़ी मतलब लीवर जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होता, हार्ट अटैक की जो समस्या वो भी नहीं हो पा मतलब कम होती है। उसके बाद हमारा एनर्जी बनी रहती है और जो हमारा खून का सर्कुलेट होता रहता है, यानी बाहर निकलेगा। काफ़ी सालों हो गए हमें खून नहीं दिया तो वो काफ़ी गंदा या कुछ केमिकल भी होता है उसमें, तो नहीं निकल जाएगा तो नया खून आएगा, तो एनर्जी के रूप में काम होता है ना। तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे। ठीक है ना। तो पहला है इसमें दोस्तों फ्रेश एंड न्यू ब्लड फ्लो इन बॉडी, यानी शरीर में नए रक्त का संचार होता है। शरीर में नए रक्त का संचार होता है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों सेफ लाइफ, यानी रक्तदान से किसी का जीवन बचता है। ये तो सही बात है दोस्तों, रक्तदान से किसी का जीवन बचता है। तीसरा है दोस्तों देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड सो इट इज़ एसेंशियल, यानी रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दोस्तों विकल्प का मतलब कि मेरा ओ है तो ओ मैं नहीं दे सकता, या कोई बी है बी पॉजिटिव, नहीं, इनका भी कोई विकल्प नहीं होता, कोई भी दे सकता है। ध्यान रखना, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ है दोस्तों आफ्टर डोनेटिंग ब्लड द डोनर गेट्स फ्री ब्लड ऑन रिक्वायरमेंट, यानी दोस्तों रक्त के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान का कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी दोस्तों हमने रक्तदान कर दिया और हमें जरूरत पड़ गई उस समय रक्तदान की, तो हमें वापस मिल सकता है वो जहाँ हमने दिया है। ये ध्यान रखना। तो लिख देना दोस्तों ये कि रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर, रक्तदान के बाद, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है दोस्तों, रक्तदान के बाद मैंने दिया था तो मेरे पे वो होता है पर्चा सा, हाँ मैंने ब्लड डोनेशन कर दिया। मैं कहीं भी जाऊँगा एक उसमें तो मैं वहाँ से ब्लड डोनेशन ले सकता हूँ कि मैंने ब्लड डोनेशन किया है 1 साल के अंदर, तो मैं उसको वापस ले सकता हूँ और मेरे को जरूरत है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, है ना। रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर, रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक रक्तदान का कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है, है ना। कराया जा सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। 5वां पॉइंट है दोस्तों इसमें, अगला बात करें तो है ना ये, उसके बाद हम दोस्तों करें इसमें हार्ट अटैक होने की कम संभावना हो जाती है, होने की संभावना होती है कि कम संभावना हो जाती है, यानी हार्ट अटैक की बीमारी कम हो जाएगी। अगर मतलब एक चांस कह सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं, हाँ होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा फ्लो करता रहेगा तो ऐसा वो हो जाएगा सही से, है ना। शरीर में एनर्जी आती है, बॉडी में एनर्जी आती है। 7वां दोस्तों लीवर से संबंधित समस्या में राहत मिलती है, यानी लीवर से संबंधित जो बीमारी है वो नहीं होगी। लीवर से संबंधित बीमारियां में राहत यानी नहीं होती। राहत का मतलब दोस्तों किसी चीज़ से हम मतलब मुक्ति मिल जाए, राहत मिलती है।
ये ध्यान रखना। तो यही है दोस्तों जो हम कह सकते हैं कि राइट द डाउन वो बेनिफिट्स ऑफ जो ब्लड डोनेशन है, ठीक है ना, ये आप आराम से लिख सकते हो। मिटा देता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम। ओके, ध्यान रखना, बिल्कुल ईजिली मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 27, आंसर नंबर 27, है ना। तो इसमें बोला है दोस्तों, नेम 5 मेजर सोशल एक्टिविटीज़ डन बाय द नेशनल एनसीसी कैडेट, है ना, फुल फॉर्म याद आ रही है। तो दोस्तों जो एनसीसी कैडेट है उनके द्वारा कोई ऐसी 5 मेजर बोला है, मेजर एक्टिविटीज़, जो मेजर सोशल एक्टिविटीज़, यानी दोस्तों जो 5 प्रमुख जो गतिविधियाँ हैं या कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं इनके जो एनसीसी कैडेट द्वारा की जाती है, प्रमुख बतानी से मेजर बोला है। कोई एक वृक्षारोपण ऐसे मतलब इन चीज़ों को नहीं, मतलब इन चीज़ों को तो ये तो आती है मेजर में ही, तो कुछ 5 प्रमुख जो इनके द्वारा पर्टिकुलर की जाती है एनसीसी कैडेट द्वारा। तो कौन कौन सी दोस्तों, पहला तो है दोस्तों इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, दोस्तों मैंने आपको बताया, है ना। कौन कौन सी दोस्तों, ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर, रक्त हिंदी में कहते हैं दोस्तों रक्तदान शिविर, और इंग्लिश में दोस्तों ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा है दोस्तों ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन। तीसरा है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ, इसके कैंप भी होते हैं एनसीसी में, आपको पता होगा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। फोर्थ है दोस्तों अवेयरनेस प्रोग्राम यानी जागरूक कार्यक्रम, मैंने आपको बताया था उसमें एनआईसी वाले में, पिछले लेक्चर जरूर देखना दोस्तों, आपको जब भी अच्छे से समझ में आएगा। जागरूक अभियान यानी दोस्तों सोशल वो हमारे कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। पांचवा है दोस्तों इसमें असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल जो हमारे प्रशासन है उनकी सहायता करना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सहायता करना, उनके शासन में उनके कुछ कानून बनाया तो उनको मतलब एक अच्छे से मेंटेन करवाना कि हाँ ये सिविल प्रशासन या उनके द्वारा कानून बनाए गए तो आप भी फॉलो करिए इनको, है ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सहायता करना, सहायता करना। छठा है दोस्तों इसमें प्लॉट शिक्षा अभियान यानी जो एडल्ट जो शिक्षा मतलब कैंपेनिंग, है ना, प्रौढ़ शिक्षा अभियान। पूछा तो 5 नंबर का है लेकिन फिर भी दोस्तों हमें लिखना चाहिए 10 कम से कम, ताकि 10 का पूछ लिया तो आप लिख सको, यानी एडल्ट एजुकेशन अभियान, ठीक है। 7वां है दोस्तों दहेज विरोध अभियान यानी दोस्तों अगेंस्ट डोरी कैंपेनिंग यानी दहेज विरोधी अभियान, ठीक है। 8वां है दोस्तों नशा विरोधी अभियान, नशा ड्रिंकिंग दोस्तों अगेंस्ट कैंपेनिंग करना। 9वां है दोस्तों नेत्रदान अभियान यानी आई डोनेशन, नेत्रदान अभियान, ध्यान रखना। तो काफ़ी इन चीज़ों से आप अवेयर भी होंगे, है ना। 10वां है दोस्तों पर्यावरण कार्यक्रम यानी एनवायरनमेंट कुछ प्रोग्राम करना, है ना, पर्यावरण कार्यक्रम यानी जो हमारे एनवायरनमेंट कार्यक्रम, जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम। 11वां दोस्तों वृद्धाश्रमों में सेवा करना, वृद्धाश्रमों में सेवा करना, ये ध्यान रखना। और बाकी जो बाढ़ भूकंप है उसमें भी सहायता देते हैं वो तो आपको पता है। तो ये जो मेजर्स एक्टिविटी है बाय कंडक्ट एज अ एनसीसी कैडेट के द्वारा जो करी जाती है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो है ना, बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें आंसर नंबर 29 यानी क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, तो आपके साथ हम करेंगे आराम से इसमें। तो इसमें जो पहला है दोस्तों, वन शुड नॉट ईट फूड विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, यानी दोस्तों कोई एड्स से प्रभावित कोई व्यक्ति है, कोई एड्स से प्रभावित व्यक्ति है, तो क्या उसके साथ हमें कुछ खाना या शेयर करना चाहिए, खाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, मतलब इसमें ये बोला है कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट ईट फूड विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, यानी कोई व्यक्ति है एड्स से प्रेरित है
वो उसमें आ गया, उस गृहस्थी में आ गया। एड्स का मतलब होता है किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना, एक से ज़्यादा कोई मतलब सेक्सुअल रिलेशन रखना। वो क्या फीमेल्स भी हो सकती है या मेल्स भी हो सकते हैं, उस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है कि हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, काफ़ी अवेयर है और आपको सामने मैं जब भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो सेक्सुअल मतलब इन चीज़ों से कनेक्ट होता है, सेक्सुअल के साथ दोस्तों दूसरा होता है हमारा खून का एक्सचेंज होना, है ना, ब्लड का एक्सचेंज होना। कटे भाग पर किसी दूसरे का ब्लड उस कटे भाग पर लग जाए तो ब्लड डोनेशन मतलब जो एड्स हो जाता है। लेकिन जब ही होगा, लेकिन उस व्यक्ति को अगर एड्स होगा तो उसका जो खून है दूसरे में आ जाए कटे भाग पर तो जब हो जाता है, वरना दूसरा सेक्सुअल का ज़्यादा होता है दोस्तों। सेक्सुअल जो हम टचमेंट करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ तो इनका, ठीक है। इन चीज़ से अवेयर होंगे तो आप अच्छे से पता होगा। तो यही बोला है कि जो एड्स होता है कि एड्स कोई व्यक्ति है उसके साथ क्या खाना नहीं खाना चाहिए, तो ध्यान रखना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, खा लेते हैं ऐसे कोई मतलब खाना खाने से फैलने से एड्स नहीं होता। एड्स फैलता दोस्तों सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ, किसी के साथ करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और दूसरा दोस्तों ब्लड डोनेशन, किसी का अगर एड्स है उसे, तो वो उसके साथ अगर ब्लड डोनेशन किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो ऐसे में हो जाता है। तो काफ़ी इन चीज़ों में जो मैं नॉर्मल आपको पता है इन चीज़ों के बाद, जैसे सेक्सुअल एसोल्टी मतलब जो सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं उनके साथ जो प्रोविज़न भी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए, उस टैबलेट्स, है ना, इन चीज़ों का तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला तो आएगा दोस्तों नो, गलत है बिल्कुल, हम खा सकते हैं एड्स जो मतलब खाना है उनके साथ। अगला है दोस्तों ब्लड डोनेशन कोजेज इम्बैलेंस इन द बॉडी, यानी दोस्तों रक्तदान करने से शरीर में आंदोलन पैदा हो सकता है। यानी आंदोलन का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी बिल्कुल डाउन हो गई अगर हम ब्लड डोनेशन कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हल्का कुछ मामूली से चक्कर आ सकता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है डिसबैलेंस नहीं होती है। ओके, ये मतलब दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। सी है दोस्तों इसमें, अ पर्सन्स बॉडी गेट वीकर बाय डोनेशन ब्लड, यानी दोस्तों जो किसी व्यक्ति, यानी मैंने खून दिया तो मेरी क्या बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, क्या मैं उठ भी नहीं पाऊँगा वहाँ से, बिल्कुल गलत है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, कमज़ोरी हल्की फुल्की चक्कर आ जाते हैं उस समय, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए में डी है दोस्तों, एड्स डे इज सेलिब्रेशन एवरी डे ऑन 1 दिसंबर, यानी दोस्तों एड्स जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, क्या बिल्कुल सही है। 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है दोस्तों, आर्मी से रिलेटेड बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तो ज़रूर बताना। और तो ये पूछा जाएगा कि एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर और 1 दिसंबर, तो ध्यान रखना, हाँ 1 दिसंबर को दोस्तों बनाया जाता है एड्स डे। ई है दोस्तों, टचिंग अ कैंसर पेशेंट कोजिज कैंसर, यानी दोस्तों कोई कैंसर से प्रेरित है, बिल्कुल सेम कैंसर के साथ प्रेरित है, कैंसर प्रेरित है और उसके साथ टच हो जाए, छू दें, तो एक ऐसा तो नहीं कि वो कैंसर बन जाएगा, तो ध्यान रखना गलत। वो ऐसा कोरोना वाला पैंडेमिक तो नहीं है कि कोरोना वाले व्यक्ति को छू जाए तो हो जाएगा। हाँ, कोरोना के साथ हो सकता है, तो कोरोना का क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो आज इस सेशन में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया आज, है ना। तो काफ़ी पार्ट हो गए हमारे हेल्थ एंड हाइजीन का, सॉरी हेल्थ एंड हाइजीन का, चलिए अवेयरनेस का हो गया दोस्तों, सोशल अवेयरनेस का, उसके साथ दोस्तों हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप है। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, कल हम आपके साथ बात करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट भी देखिए और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड आपको मतलब यहाँ शेयर कर दिया, मतलब आपको यहाँ हमने अपलोड कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों जो तमाम पार्ट है, हम एक एक पार्ट आराम से सीरीज़ वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम दोस्तों सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2 को पूरा कराएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना सजेशन वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो भी हमारी पहली बार वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको जो भी PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज है ना और व्हाट्सअप ग्रुप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। साथ ही इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर जो अपडेट है वहाँ भी हम कर देते हैं, ठीक है, सारी चीज़। और NCC मिशन का दोस्तों हमारा पेज ही बना हुआ है, तो आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपलोड कर सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों अपना जो कीमती समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।